हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। और इस चैप्टर में हमने जो पहला लेक्चर हमने पढ़ा था, उस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था कि हम क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसमें हमने फूड के बारे में पढ़ा था कि फूड क्या होता है, फूड की नेसेसिटी क्या है, जरूरी क्यों है फूड हमारे लिए, ठीक है। और फिर हमने प्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ा था कि कैसे प्रोडक्शन होते हैं। वीट के प्रोडक्शन के बारे में इंडिया में पढ़ा था, और राइस के प्रोडक्शन के बारे में। और हमने ग्रीन रेवोल्यूशन भी पढ़ा था। तो इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर एम.एस. स्वामीनाथन, और वर्ल्ड की ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग। और एक टर्म यहाँ पे और आता है व्हाइट रिवोल्यूशन, जो कि मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो हमने प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा मिक्स्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग की कैसे हम, उसका भी हमने एक ब्रीफ रिव्यू लिया था कि कैसे हम एक क्या बोलते हैं, नेचुरल फार्मिंग, अलग अलग नेचुरल चीजें करके सबको एक साथ इंटीग्रेट मिक्स करके कैसे प्रोडक्शन का कॉस्ट हम कम कर सकते हैं। लो कॉस्ट, नो कॉस्ट, लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट प्रोडक्शन हमने पढ़ा था। तो हमने जो भी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जो हमने बातें की थी, उसी को हम डीप में समझेंगे और साइंटिफिक बेसिस के साथ। तो हमारा जो मेन मोटिव है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स का, मेन मोटिव मैंने आपको क्या बताया था कि क्वालिटी हो प्लस क्वांटिटी हो। क्वांटिटी दोनों का होना जरूरी है। अगर सिर्फ क्वालिटी हो तो मान लीजिए राइस, एग्जांपल लेते हैं राइस का। राइस पर एकड़ बहुत कम हो रहा है। जैसे एक लैंड का कोई पीस है, उसमें उस लैंड में जितना न्यूट्रिएंट है, जितना वो सपोर्ट कर सकता है राइस के प्रोडक्शन को, उससे कम प्रोडक्शन हो रहा है। चलिए ये मान लिया कि प्रोडक्शन कम है, लेकिन उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। मान लीजिए उसमें कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट अच्छा है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स अच्छे हैं, ठीक है, ये मान लिया मैंने, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अच्छे हैं, प्रोटीन अच्छे हैं, मतलब राइस से हमें जो चाहिए था वो मिल रहा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, पर क्वांटिटी बहुत कम है। तो पहली बात, पहला स्टेप ये आता है कि फार्मर इसे लगाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्वालिटी तो चलिए अच्छी मिल रही है, पर क्वांटिटी नहीं है, तो उसे नुकसान होगा। जितना उसके पास लैंड है उसके हिसाब से उसे बहुत नुकसान होगा अगर क्वांटिटी कम है। अब इसका रिवर्स देख लेते हैं। अगर रिवर्स देखें कि क्वांटिटी ज्यादा है, क्वालिटी कम है, तो ये भी प्रॉब्लमैटिक चीज है। अगर सिर्फ क्वांटिटी ज्यादा है तो फिर मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था हंगर के बारे में, और हंगर में ही हमने फिर आगे पढ़ा था हिडन हंगर, कि आपको क्वांटिटी ऑफ फूड तो अच्छी मिल रही है पर उसमें क्वालिटी नहीं है। तो आपका पेट तो भर रहा है, पर आपके बॉडी को जो न्यूट्रिएंट चाहिए, जो मिनरल चाहिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो वो भी एक प्रॉब्लमैटिक चीज है। तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए, मतलब क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी भी बढ़िया होनी चाहिए, और क्वालिटी भी बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेन मोटिव है हमारे इस चैप्टर का। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का मतलब कि जो भी हमें फूड मिल रहा है उसका क्वांटिटी भी अच्छा और क्वालिटी भी अच्छा। अब सबसे पहला स्टेप आता है क्वांटिटी बढ़ाना, क्रॉप का क्वांटिटी बढ़ाना। तो पहले हम थोड़ा क्रॉप के बारे में जान लेते हैं कि कैसे कैसे क्रॉप हमारे पास हैं, कैसे उगाए जाते हैं, क्या क्या क्रॉप्स के वैरायटीज हो सकते हैं। तो एक क्रॉप का ग्रुप आता है सीरियल्स। सीरियल्स, ठीक है। ये सीरियल्स में कौन कौन से क्रॉप आते हैं तो आप देखेंगे इसमें वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है फूड का, जैसे वीट, राइस, मेज, इन सबको कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं? सीरियल्स, ठीक है। और इनसे मेनली हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब हमारे एनर्जी का मेन सोर्स, हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट का मेन सोर्स यही है, मतलब हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट इससे पूरा होता है, कार्बोहाइड्रेट। आप पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि हमारे फूड का 3 मेन कंपोनेंट होता है। एक तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, एक होता है प्रोटीन, और एक होता है फैट।
तो बॉडी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को एज अ एनर्जी रिक्वायरमेंट सोर्स लेती है। जब आदमी प्रोलॉन्ग्ड हंगर या थोड़े दिन तक फास्टिंग पे है, मान लीजिए कुछ दिन तक, या उसे फूड नहीं मिल रहा है और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, तो बॉडी फिर फैट पे को यूज करता है। जो भी आप ऑयली फूड खाते हैं वो स्टोर होता है बॉडी में चर्बी के रूप में, ठीक है, एडिपोज टिश्यू के रूप में, फैट के रूप में, वो फिर बॉडी उसे यूज करता है। जब फैट की कमी हो जाती है, मान लीजिए प्रोलॉन्ग और बहुत दिन तक आदमी भूखा रह गया, तो जब बॉडी में फैट भी सब खत्म हो जाता है, बॉडी यूज कर लेती है, तब आखिरी में प्रोटीन का यूज आता है। सीक्वेंस समझिए, सबसे पहले बॉडी कार्बोहाइड्रेट यूज करती है, फिर फैट यूज करती है, फिर प्रोटीन। प्रोटीन सबसे आखिरी में इसलिए यूज करती है क्योंकि मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि प्रोटीन बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे आपके मसल्स, आपके बोन्स, ये सब में प्रोटीन, मसल्स में मेनली प्रोटीन भरा रहता है जो आपके बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, एक स्ट्रक्चर देता है बॉडी को। अगर ये प्रोटीन नहीं होगा तो बॉडी में बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए ये लास्ट ऑप्शन है कि जब कुछ ना हो तब सबसे आखिरी ऑप्शन रखा गया है प्रोटीन को, ठीक है। तो जो सीरियल्स हैं, व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स, ये तो हमारे कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं, ठीक है। अब जो अगला है, मान लीजिए फैट की बात करते हैं, तो फैट हमें कहां से मिलता है? फैट हमें मिलता है ऑयल से, जैसे सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड, जिसे रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, और मस्टर्ड से, जिसे हम सरसों तेल भी कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं, मस्टर्ड, ग्राउंडनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली, कैस्टर, रिसिनस कम्युनिस, रिसिनस कम्युनिस इसका साइंटिफिक नेम है कैस्टर का, और लिंसीड, ठीक है। तो ये सब हमारे फैट का सोर्स है, फैट का, या कॉमन लैंग्वेज कहें तो तेल, ऑयल का सोर्स है। ऑयल या फैट का सोर्स क्या है? सनफ्लावर है, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कैस्टर, लिंसीड। अब प्रोटीन का सोर्स क्या है? तो आप सब पढ़ते हैं और हम छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्रोटीन का सोर्स है, प्रोटीन का मेन सोर्स पल्सेस है। पल्सेस यानी दालें, जैसे कि ग्रीन ग्राम, पिजन पी, ठीक है, पी, पाइसम सटाइवम, ठीक है, फिर ग्राम, और भी अलग अलग है, ब्लैक ग्राम भी है। तो जितने भी प्रकार की दाल, पल्सेस हम पढ़ते हैं, वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होती हैं। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी रिक्वायरमेंट का सोर्स है, व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स, और फैट का हम पढ़ लिए जितना भी जो तेल एक्सट्रैक्शन, जिससे ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है जिस क्रॉप वेराइटी से, वो सब उसमें आती है फैट के लिए, जैसे सनफ्लावर हो गया, मस्टर्ड है, कैस्टर, ग्राउंडनट या लिंसीड। अब हम खाते हैं, मतलब एक तो मेजर हमारे फूड में ये होता है व्हीट, राइस, मेज, और ऑयल हो गए। प्रोटीन के लिए हम यूज करते हैं पल्सेस का, और हम खाते हैं वेजिटेबल्स, ठीक है, फ्रूट्स और स्पाइसेस। तो देखिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट, स्पाइसेस, हमने जो भी पढ़ा, जैसे ये पढ़ा व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स, तो ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही है, इसमें कुछ प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ऑयल भी हो सकता है। वैसे ही प्रोटीन के जितने भी एग्जांपल्स थे या फैट के एग्जांपल्स थे, उनमें सबका मिक्सचर होता है। पर जो मेन है, जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट मेन है, और सनफ्लावर, मस्टर्ड में ऑयल कंटेंट मेन है, और प्रोटीन वाले में जो हमने पढ़ा पल्सेस में, उसमें प्रोटीन कंटेंट मेन है। वैसे ही इनमें भी सबका मिक्सचर प्रेजेंट है, सब में प्रेजेंट है, पर हमने जिसमें जो मेन होता है उसको हमने पढ़ा। इसमें सबका मिक्सचर होता है। वेजिटेबल्स में आपको मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और मिनरल, न्यूट्रिएंट्स और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये तीनों का मिक्सचर मिल जाता है। अब मिनरल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जो हम बोलते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे मम्मी कहती है ना कि हरी सब्जी खाया करो, टीचर्स भी कहते हैं बचपन से हरी सब्जी खाया करो, तो उसका मेन मोटिव ये है कि आप व्हीट, राइस ये सब तो खा रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आपको मिल रहा है, पर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि आपको आयरन आपके बॉडी के लिए जरूरी है, कैल्शियम जरूरी है,
मैग्नीशियम जरूरी है, नाइट्रोजन जरूरी है, ठीक है ना, पोटेशियम भी मान लीजिए जरूरी है। तो ये सब जो मिनरल्स हैं ये या न्यूट्रिएंट फैक्टर्स जो है ये सब आपको वेजिटेबल्स से मिलते हैं, फ्रूट्स से मिलते हैं। स्पाइसेस तो ऐसा सच नहीं मिलते हैं, पर स्पाइसेस हम इसीलिए खाते हैं और इंडिया में स्पाइसेस खाने का ट्रेडिशन भी है ना। ये मेनली क्या करते हैं, आपका डाइजेशन को अच्छा करते हैं। ये कुछ स्पाइसेस में हो सकता है मिनरल न्यूट्रिएंट हो, पर स्पाइसेस का मेजर रोल फूड में ये है कि आपके डाइजेशन प्रोसेस को, पाचन प्रक्रिया को बढ़िया करते हैं। तो ये स्पाइसेस का काम हो गया। आप इसको मिनरल न्यूट्रिएंट में भी काउंट कर सकते हैं, पर इसका मेन काम है डाइजेशन में हेल्प करना। तो ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मेन सब, मतलब हम तो खाते नहीं है बचपन से भी, जैसे हर सबका यही कॉमन होता है कि सब्जियां खाना कोई पसंद नहीं करता है, और मम्मी पापा थोड़ा डांटते भी हैं, कहते भी हैं कि खाओ खाओ सब्जियां खानी चाहिए। तो उसमें क्या उनका मेन बेसिस क्या है कि हमें मिनरल और न्यूट्रिएंट्स मिले, जो कि इंटर्न कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करे, ठीक है। तो ये सब फ्रूट की मतलब फूड की वैरायटीज हमारे पास हो गए। अब ये हम देखते हैं फार्मिंग पे हम आते हैं सीधा। ये तो हमारे हो गया कि कौन से क्रॉप्स हम, इनसे क्या हमको फायदा होता है, क्या हमें रिसोर्सेज मिलते हैं हमारी बॉडी को। अब अगर हम फार्मिंग पे सीधा आए तो सबसे पहले ये फार्मिंग का 3 स्टेप होता है, 3 बेसिक स्टेप है। खेती किसानी में 3 बेसिक स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि आप अच्छी वैरायटी चुनिए। हम राइस का एग्जांपल लेके चल रहे थे तो उसी का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक राइस की वैरायटी ऐसी फार्मर के पास आई कि वो अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर रही है, उसमें अच्छा क्वालिटी नहीं है और वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, मतलब महंगी भी है। तो फार्मर क्या करेगा, ऐसी वैरायटी को लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है, तो फार्मर के लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो जो खाएगा उसे ना प्रोडक्शन है। चलिए बहुत सारे फार्मर, लो प्रोडक्शन है, बहुत सारे फार्मर इंडिया में अलग अलग जगह फार्मिंग हो रही है, तो प्रोडक्शन को हम मैनेज कर सकते हैं, पर उसमें क्वालिटी नहीं है। तो आप वैसा राइस कोई कंज्यूमर लेगा भी नहीं वो राइस। क्यों? क्योंकि उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, ठीक है। ये और भी हो सकता है कि फार्मर ने उसे ले, क्वालिटी भी ठीक है, प्रोडक्शन भी ठीक है, पर वो इन्वायरमेंट के स्ट्रेस जो है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स हैं, या पानी की दिक्कत है, वाटर का स्ट्रेस है, लाइट का स्ट्रेस है, ठीक है, ड्रॉट हो गया, वाटर स्कैरसिटी का स्ट्रेस हो गया, ये सब वो प्लांट सह नहीं पा रहा है। तो वो प्लांट, उस वैरायटी को लगाना भी बहुत मुश्किल काम है किसी फार्मर के लिए। तो फार्मर को क्या चाहिए? सबसे पहले ये चाहिए कि बहुत अच्छा वैरायटी चूज करे। पहला, हाई क्वालिटी। इससे मेरा मतलब है वैरायटी ऑफ प्लांट, वैरायटी ऑफ प्लांट, ठीक है, वैरायटी ऑफ प्लांट। वैरायटी मतलब कौन कौन से कैरेक्टर उस प्लांट में, उस क्रॉप में आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अब हर क्रॉप का जो सीजन होने का सीजन वो अलग अलग होता है। थोड़ा हम ये समझ लेते हैं, फिर हम वापस आएंगे वैरायटी वाले टॉपिक पे। जैसे कि आपने सुना है कि कुछ क्रॉप्स रेनी सीजन में होते हैं, कुछ क्रॉप्स रेनी सीजन में होते हैं, रेनी सीजन में, और कुछ क्रॉप्स होते हैं मतलब रेनी सीजन में उन्हें लगाया जाता है खेतों में। कुछ क्रॉप्स विंटर सीजन में होते हैं, ठीक है। तो जो रेनी सीजन्स में होते हैं उन क्रॉप को आप खरीफ क्रॉप कहते हैं, और जो विंटर में होते हैं उन्हें रबी क्रॉप कहते हैं, ठीक है। खरीफ क्रॉप का मीनिंग ये है कि, खरीफ क्रॉप का मीनिंग ये है, कौन सा मंथ हो गया यहाँ पे, रेनी सीजन मतलब आप जून ले लें, जून जुलाई से लेके अक्टूबर। कोई ऐसा फिक्स तो नहीं है कि रेनी सीजन यही होता है, पर एवरेज हम लेके चलते हैं जून से अक्टूबर। वैसे ही विंटर सीजन में हम इसे लेके चलते हैं नवंबर से आपका अप्रैल तक,
देखिए अभी अप्रैल चल रहा है पर ये फुल समर सीजन, फुल ऑन समर सीजन है, लेकिन कुछ हम एक टाइम स्पेन थोड़ा एक +- 1 से 2 मंथ का टाइम स्पेन लेकर चलते हैं इसमें। तो आप अगर खरीफ क्रॉप की बात करेंगे तो खरीफ क्रॉप में एग्जांपल आपका आता है पैडी का, पैडी मतलब राइस का, सोयाबीन का, सोयाबीन का, ठीक है। खरीफ में पैडी का, राइस का, पिजन पी, पिजन पी रहर की दाल, ये सब है, ठीक है। तो इसमें मेन क्या है खरीफ क्रॉप हमारा, राइस या पैडी। और विंटर सीजन में रबी क्रॉप, रबी में मेन है आपका वीट, ठीक है, वीट है। फिर पीज है, मटर आप विंटर सीजन में ही मिलती है, पीज है, ये है मस्टर्ड, सरसों। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। कौन कौन से हैं? रेनी सीजन में खरीफ क्रॉप, विंटर सीजन में रबी क्रॉप्स, और इसके ये एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। तो हमने वैरायटी भी समझ लिया। तो ये रबी और खरीफ क्रॉप पढ़ने का मतलब ये हमारे टेक्स्ट बुक में क्यों है? इससे हमें ये पता चले कि हर क्रॉप के लिए अलग अलग इन्वायरमेंट चाहिए, है ना, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। किसी को टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, किसी को वाटर ज्यादा चाहिए, जैसे राइस को वाटर ज्यादा चाहिए इसलिए रेनी सीजन, ठीक है। किसी को लाइट ज्यादा चाहिए, किसी को लाइट कम चाहिए, किसी को टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। मान लीजिए जो रेनी सीजन में है उसमें वो समर के आसपास है रेनी सीजन, तो टेम्परेचर उस टाइम हाई रहता है, तो उस टाइम के क्रॉप्स को टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। जो विंटर सीजन में हो रहे हैं उन्हें टेम्परेचर और लाइट थोड़ा कम चाहिए। तो अलग अलग डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में अलग अलग क्रॉप्स का अलग अलग नीड होता है, अलग अलग नीड, ठीक है। बायोटिक किसी को कोई एनिमल पॉलिनेशन, ये सब जितने भी क्रॉप्स पढ़े वो डिपेंड करते हैं एनिमल्स पर भी, पॉलिनेशन पर। जैसे हमने पढ़ा है पॉलिनेशन ना, कि एक फ्लावर है, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन का जाना क्या होता है? पॉलिनेशन। और फिर यही फ्लावर बाद में फ्रूट बनाता है जो कि फूड, एज अ फूड यूज आ सकता है, तो पॉलिनेशन। और ये मेन मीडियम इसका क्या होता है? एनिमल। तो क्या कौन सा एनिमल रिसोर्स है वहां, इस पे भी डिपेंड करता है। एनिमल रिसोर्स पे इसलिए भी डिपेंड करता है कि अगर कोई प्लांट किसी जगह पर, क्रॉप किसी जगह पर है और वहां उस पर अटैक करने वाला इंसेक्ट भी है, तो उस प्लांट वैरायटी को वहां पर ग्रो करना सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये बातें भी हो गई। अब हम वापस आ जाते हैं प्रोडक्शन पर, कि सबसे पहला ही स्टेप क्या है प्रोडक्शन का। आपको अच्छा प्रोडक्शन चाहिए, अच्छा आपका फार्मिंग कंप्लीट हो, सक्सेसफुल हो, उसका पहला स्टेप है कि आपका प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। उसके लिए प्री रिक्वेसाइट है, मतलब पहले से आपके पास वैरायटी अच्छी होनी चाहिए प्लांट की, वैरायटी। अब वैरायटी से मेरा मतलब है कि उसके अंदर अच्छे कैरेक्टर्स होने चाहिए। कैरेक्टर मतलब गुण। गुण का मतलब यहां यह है कि जैसे ये प्लांट है, मान लीजिए टी प्लांट है। टी प्लांट में हम क्या चाहते हैं? टी प्लांट में हम क्या कंज्यूम करते हैं? पत्तियां कंज्यूम करते हैं। तो भाई हम ये चाहेंगे कि इसमें अधिक से अधिक पत्तियां हो, ठीक है। टी प्लांट में हम कंज्यूम करते हैं इसका टी प्लांट का मतलब, सॉरी, हम कंज्यूम करते हैं इसका लीफ, पत्तियां हम कंज्यूम करते हैं। तो हम क्या चाहेंगे टी प्लांट में? ऐसे कैरेक्टर्स हो जिससे पत्तियां ज्यादा आए, ठीक है। और मान लीजिए मैं ऐसी वैरायटी लेके आया जिसमें पत्तियां कम है, छोटी छोटी पत्तियां और पत्तियां कम है, तो ये तो मेरे लिए वेस्टफुल हो गया, ये तो एक तरह का वेस्ट ही हो गया कि मुझे जो कैरेक्टर चाहिए, जो गुण चाहिए, वो वाला वैरायटी मेरे पास है ही नहीं। जैसे राइस में मुझे चाहिए प्लांट लॉन्ग। क्यों? क्योंकि प्लांट लंबा होगा तो न्यूट्रिएंट ज्यादा अच्छे से ले पाएगा सॉइल से, और जो इसके फ्लावर्स लगते हैं इसमें वो अच्छे क्वालिटी के हों, ज्यादा नंबर में हो,
अब मैं ऐसे राइस उठा के ले आया जिसमें जो उसकी बालियां हम कहते हैं वीट की, सॉरी राइस की, वो अमाउंट में एकदम कम हो, कहीं कहीं हो, बस छोटे छोटे हो, तो फिर वो भी मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक प्रोसेस हो जाएगा। और कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि मुझे कोई प्लांट चाहिए वो लंबा हो, हाइट में टॉल हो, तो वो मैं टॉल कैरेक्टर वाले, टॉल गुण वाला, लंबे गुण जिसमें गुण हो लंबा होने का, उसे चूज करूंगा। और वहीं उसका उल्टा वाला भी होगा ड्वार्फ। अगर मैंने ये चूज कर लिया तब तो भारी मिस्टेक हो गई, बहुत ब्लंडर हो गया, गलती हो गई। लेकिन अगर मैंने ये चूज किया तो ये मेरे लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, ये क्रॉप पे डिपेंड करता है। कुछ क्रॉप ड्वार्फ होंगे तब फायदेमंद होंगे जो हमें सूट करे, और कुछ टॉल होंगे तब फायदेमंद होंगे, कुछ कुछ सेमी ड्वार्फ में फायदेमंद होंगे, सेमी ड्वार्फ। ठीक है, कोई क्रॉप हो सकता है, देखिए कोई क्रॉप में क्या होता है कि टॉल होने से वो सॉइल के न्यूट्रिएंट को ज्यादा अब्सॉर्ब करता है, और जितना अब्सॉर्ब करता है उसके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन नहीं देता है। टॉल होगा तो मान लीजिए विंड बहुत तेज चली तो ये अपरूटिंग हो जाएगा इससे, सॉइल से, इस प्लांट का, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। और ज्यादा ड्वार्फ हो जाएगा तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो क्या करें, तो इसकी एक मीडियम वैरायटी हम यूज करते हैं कि सेमी ड्वार्फ हो। सेमी ड्वार्फ होगा तो अच्छे से एनकरेज मिलेगा इसको, विंड से ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन भी नहीं होगी। और सेमी ड्वार्फ में क्या होगा कि हाइट नहीं बढ़ेगी ज्यादा। मान लीजिए इसकी रियल वैरायटी की हाइट ये है और मैंने ऐसी वैरायटी चूज की जिसकी हाइट इतनी है, तो इसमें ब्रांचेस कम होंगी। लेकिन जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी है उसमें क्या होगा, ब्रांचेस बड़ी बड़ी होंगी। जैसे मैंने टी का एग्जांपल दिया, ब्रांचेस इसमें बड़ी होंगी टी प्लांट में, तो क्या होगा, लीव्स ज्यादा होंगी। भाई लीव्स ब्रांचेस पर ही, टहनियां पर ही तो लगती हैं, तो इसमें लीव्स का नंबर ज्यादा होगा, तो ये मेरे लिए फायदेमंद हो जाएगा ये वैरायटी। ठीक है, तो वैरायटी का कुल मिला के इसका समरी ये है कि वैरायटी मुझे ऐसे गुण वाले प्लांट्स चूज करने हैं जो मुझे फायदा दे। अब उन्हें चूज करने का क्या प्रोसेस हो सकता है, तो उस प्रोसेस को, चूज करने के प्रोसेस को हम कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग। क्या कहते हैं, प्लांट ब्रीडिंग। इससे आगे वाले क्लास में, 11th क्लास में, जैसे 11th 12th में हम प्लांट ब्रीडिंग को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। इसमें पूरा स्टेप बताते हैं कि आप कैसे वैरायटी चूज करेंगे, या कैसे आपके पास खराब वैरायटी है उसको अच्छे वैरायटी के साथ क्रॉस करेंगे। ठीक है, और एक सुपीरियर वैरायटी आपको मिलेगी। तो वो डिटेलिंग में आगे वाले क्लासेस का है, बड़े क्लासेस का है। पर यहां पर प्लांट ब्रीडिंग का मतलब ये है, सिंपल आपके बुक में लिखा है इसे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब सिंपल ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है मेरे पास, मान लीजिए ये एक प्लांट है ए, और ये दूसरा प्लांट है बी। ठीक है, और सपोज मुझे प्लांट में दो कैरेक्टर चाहिए। हाई यील्ड मतलब जो वो प्रोड्यूस करे उसका अमाउंट ज्यादा हो, और दूसरा इंसेक्ट रेजिस्टेंट। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि किसी एक एक्स इंसेक्ट से वो रेजिस्टेंट भी होना चाहिए, क्योंकि जहां पर इन्वायरमेंट फ्रेंडली है इसके लिए वहां पर उस इंसेक्ट का आक्रमण भी होता है, अटैक भी होता है कभी कभी। तो मुझे ये चाहिए कि जो मैं वैरायटी यूज करूं किसी प्लांट की, तो वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट, मतलब उसमें इंसेक्ट के कारण कुछ नुकसान ना हो और हाई यील्ड भी दे। ठीक है, तो आप ये बात हमेशा याद रखिए, आप बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट होता है वो मैक्सिमम वाइल्ड वैरायटीज में होता है। यहां वाइल्ड वैरायटीज का मतलब ये नहीं कि जंगल में पाया जाना। जैसे राइस की वाइल्ड वैरायटी में, कोई भी प्लांट की वाइल्ड वैरायटी में इंसेक्ट से या कोई भी डिजीज से, कोई भी बीमारी से रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वाइल्ड वैरायटी। जो मैं क्रॉस करके नया बनाऊंगा वो हाइब्रिडाइज्ड वैरायटी होगी, न्यू वैरायटी होगी।
वाइल्ड वैरायटी का मतलब जो पहले से नेचर में प्रेजेंट है। जब पहली बार इंसान ने राइस, एग्जांपल लेते हैं, राइस के प्लांट को खोजा होगा, तो वो जो पहला वैरायटी ह्यूमन ने बनाया, वो नेचर में पहले से प्रेजेंट है, उस वैरायटी को क्या कहते हैं? वाइल्ड वैरायटी। और जो हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से, प्लांट ब्रीडिंग के प्रोसेस से बनाएंगे, वो न्यू वैरायटी होता है। तो मान लीजिए पहले कभी कोई वैरायटी बना होगा जिसके पास ये ए, इसका हाई यील्ड तो है, क्या है? हाई यील्ड। पर क्या होता है कि इस प्लांट में आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है, इंसेक्ट के लिए, डिजीज के लिए रेजिस्टेंस नहीं है, या तो इंसेक्ट या कोई बीमारी, दोनों ही खतरनाक है प्लांट के लिए। या तो कोई बीमारी का रेजिस्टेंस नहीं है या कोई इंसेक्ट का रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन यील्ड अच्छा है। इस प्लांट में यील्ड तो अच्छा होता है, मैं ऐसी जगह लगाता हूं जहां पर यील्ड तो अच्छा है, ठीक है, पर इंसेक्ट का रेजिस्टेंस उसमें नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास वैरायटी है, ए वैरायटी, ये मेरे कोई काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई हाई यील्ड तो देगी, पर इंसेक्ट उसे छोड़ेंगे तब ना, इंसेक्ट उसको, प्लांट के पूरे क्रॉप को नष्ट कर देंगे, तो मेरे लिए वो कोई काम का नहीं होगा हाई यील्ड वाला वैरायटी। तो क्या सोचा साइंटिस्ट ने कि वाइल्ड वैरायटी लाओ। क्यों? क्योंकि वाइल्ड वैरायटी में प्रोडक्शन तो ज्यादा नहीं होता है, पर इनमें प्रतिरोधक क्षमता होती है, ये इंसेक्ट को या डिजीज के खिलाफ रेजिस्टेंट होते हैं। वाइल्ड वैरायटी रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। ये जनरल सा स्टेटमेंट है कि जो वाइल्ड वैरायटीज होती हैं, जो नेचर में पहले से प्रेजेंट है, उनमें यह देखा गया कि वो डिजीज से और इंसेक्ट से रेजिस्टेंट है, लेकिन हाई यील्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें वो एकदम एक्यूरेट इन्वायरमेंट नहीं मिला। जहां खेती होती है, आप देखेंगे चारों तरफ, मतलब कुछ किलोमीटर्स ऑफ एरिया में सिर्फ खेती ही होती है, तो उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए आइडियल एनवायरनमेंट होता है। क्योंकि एक फार्मर मान लीजिए एक छोटे से लैंड में अपना क्रॉप लगाया राइस का, और बगल वाला फार्मर भी उस टाइम राइस का ही क्रॉप लगाएगा, क्योंकि उस साल में वो सीजन, वो क्लाइमेटिक कंडीशन, मान लीजिए या रेनी हो या विंटर हो, उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए सुटेबल है। लेकिन वाइल्ड में तो ऐसा नहीं होता। वाइल्ड में यहाँ राइस प्लांट उगा मान लीजिए, तो उसके आसपास 1000 अलग अलग स्पीसीज के प्लांट होंगे। मैंगो हो सकता है, एप्पल हो सकता है, नीम हो सकता है। तो वो क्या करेंगे? वो तो भाई अपने लिए, अपना प्रोडक्शन को ध्यान देंगे, तो राइस के लिए इन्वायरमेंटल कंडीशन उतना अच्छा नहीं होगा, तो हाई यील्ड तो नहीं है, पर यहां रेजिस्टेंस होता है वाइल्ड वैरायटीज में। तो क्या किया, इन दोनों का क्रॉस कर लिया। हेरिडिटी ऑफ और वेरिएशन हम 10th क्लास में पढ़ेंगे, तो उसमें यही होता है। जैसे कि ह्यूमन का मैं थोड़ा एग्जांपल आपको दे दूं, कैसे होता है। जैसे ये मेल का साइन है, ये फीमेल। जेनेटिक्स में हम जब ये दोनों रिप्रोड्यूस करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल और फीमेल, तो प्रोजेनी बनेगी। मान लीजिए इसमें कोई कैरेक्टर है ए, ठीक है, मान लीजिए टॉल का कैरेक्टर है, मैं टी लिख देता हूं। मान लीजिए मेल टॉल है, टी, और उसके पास हमने पढ़ा है 23 पेयर क्रोमोसोम होता है ह्यूमन के पास, 23 पेयर, या ऐसे लिखो तो 46। मतलब हर एक क्रोमोसोम, हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में आगे कि क्रोमोसोम क्या होता है, हर एक क्रोमोसोम का 2 कॉपी होता है। तो 23 का है, 23 क्रोमोसोम का एक और कॉपी है, तो 46 क्रोमोसोम। तो टी, अगर टॉल का कैरेक्टर है टी, तो एक स्मॉल कैरेक्टर भी प्रेजेंट होगा। वैसे ही फीमेल, मान लीजिए फीमेल भी टॉल है, लेकिन उसमें एक स्मॉल का कैरेक्टर भी मान लीजिए प्रेजेंट है। तो इसकी प्रोजेनीज जो बनेंगी, 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं। कैसे? पहला ये टी और ये टी, फिर ये टी और ये टी, तो ये दोनों देखिए, ये दोनों कैपिटल टी मिल गए तो बड़ा टी, और ये दोनों टी मिल गए तो ये। और अगर आगे आप इस टी को इसके साथ मिलाएं और इस टी को इसके साथ मिलाएं, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, तो 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। या तो सबसे जो बड़ा टी है, 2 बड़े हैं, तो ये तो हाई बड़ा ही होगा, ये भी बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ा वाला एक टी है, इसको सप्रेस कर देता है, ये खुद डोमिनेंट हो जाता है, तो ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा। पर जहां ये दोनों मिल जाते हैं, ये शॉर्ट हो जाता है।
ये जेनेटिक्स है, मैंने आपको सिर्फ एक रिव्यू दिया है। तो वैसा ही इसमें भी होता है। मान लीजिए ये हाई यील्ड वाला है, ये रेजिस्टेंट वाला है, ये दोनों का क्रॉस हुआ, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, तो एक वैरायटी ऐसा आएगा जिसमें ये दोनों कैरेक्टर साथ में आ जाएंगे। जैसे मेल फीमेल ने आपने देखा, मेल में एक स्मॉल कैरेक्टर है, बी में भी स्मॉल टी वाला दोनों कैरेक्टर है, तो 4 प्रोजेनी पॉसिबल है, उसमें से एक प्रोजेनी ऐसा होगा जिसमें ये दोनों टी होंगे। वैसे ही इस प्लांट का जब क्रॉस होगा तो मान लीजिए इसमें ये 2 कैरेक्टर हैं, तो प्रोजेनी बनेगा, तो उस प्रोजेनी मतलब जो आके बच्चे बनेंगे, ऑफस्प्रिंग बनेंगे, उसमें एक प्रोजेनी में ऐसा हो सकता है कि हाई यील्ड और रेजिस्टेंट, इंसेक्ट का रेजिस्टेंट या डिजीज का रेजिस्टेंट और हाई यील्ड, हाई प्रोडक्शन दोनों हो, तो उस वैरायटी को हम चूज कर लेंगे और फिर उसे फार्मर को दे देंगे कि भाई आप ये लीजिए, अपने खेत में लगाइए, जिससे आपको हाई यील्ड भी मिलेगा और आपको इंसेक्ट के खिलाफ रेजिस्टेंट भी मिलेगा। तो कुल मिला के हमें अच्छी वैरायटी को चूज करना है, ठीक है, ये हो गया। अब अच्छे वैरायटीज को चूज करने के लिए हम किसके बीच में चूज करें, ठीक है, वो भी है। और फिर हम ये अगले क्लास में पढ़ेंगे कि वैरायटीज अगर स्पीशीज के 2 स्पीशीज के बीच में चूज करें तो उससे क्या कहते हैं, 2 जेनेरा के बीच में, जीनस हमने पढ़ा था, उसके बीच में चूज करें तो क्या कहते हैं, और डिफरेंट जेनेरा के बीच में चूज करें तो क्या होता है। और हमने ये तो प्लांट ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन मेथड से देखा। कौन से मेथड से हमने देखा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। अब एक और मेथड आता है, इसे मैंने प्लांट ब्रीडिंग भी कहा आपको। एक और मेथड हमारे पास आता है, कौन सा, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो ये जो है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अगले लेक्चर में थोड़ा सा और जानकारी लेंगे, कुछ और पॉइंट्स देखेंगे, और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को अगले लेक्चर में हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।